हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का पाँचवा अध्याय जिसका शीर्षक है सममित संख्या और द्विघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि आज इस अध्याय का पहला भाग है, इसलिए आप लोग आज से लेकर जब कभी भी इस चैप्टर को पढ़े या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़े तो अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों, नोट्स हों, वो आप अपनी नोटबुक में लिख सको और बीच बीच में जो मैं प्रश्न दिया करूँ उसे आप सॉल्व किया करो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज इस अध्याय का पहला भाग है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, यानी क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस विषय का परिचय यानी एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि मोटा मोटी आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद अब तक और आगे से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग अब तक 10वीं कक्षा पढ़ के आए हो, आपके पास 10वीं कक्षा की पर्याप्त नॉलेज है। मैं आपकी 10वीं कक्षा तक के नॉलेज को आपके नए नॉलेज से कनेक्ट करके इस चैप्टर को लिंक करूँगा। इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोग 9वीं 10वीं कक्षा में आप लोगों को यह बता दिया गया था। इसके बाद हम लोग एक नई टॉपिक से वाकिफ़ होंगे जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। सर, अब ये काल्पनिक संख्या क्या है? तो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग वीडियो आगे बढ़ाएंगे आप सभी को इस अध्याय का एक एक विषय बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से इसका नाम है काल्पनिक संख्या, उसी प्रकार से इसका व्यवहार है। यहाँ लिखा है काल्पनिक संख्या, मान लीजिए एक ऐसा संख्या जो आपकी कल्पना में हो, हालांकि सच भी यही है, लेकिन इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। काल्पनिक संख्या के बाद हम लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर जानेंगे। पहले तो यह जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, उसके बाद ये दोनों में अंतर जानेंगे। इन सभी के बाद हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं उदाहरण की आवश्यकता होगी, एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी, तो हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम इस वीडियो के अंत तक पहुँचेंगे तो हम इन सभी टॉपिक का एक समरी के रूप में देख लेंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ें। तो बिना वक्त को गंवाए चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग विषय के परिचय यानी इंट्रोडक्शन से चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय का परिचय, अब तक और आगे। बच्चों, आप लोग कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कई सारे नंबर के बारे में पढ़े होंगे, कई सारे संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, पूरा नंबर यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर और इत्यादि। ऐसे कई सारी संख्याएं हैं जो आप लोगों ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा तक पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने 9वीं कक्षा में कदम रखा, वैसे ही आप लोगों को एक नए नंबर से परिचय करवाया गया जिसका नाम था रेशनल नंबर, या कहिए कि ये परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। उसी में आपको इरेशनल नंबर से भी परिचय करवाया गया और फिर यह बताया गया, 9वीं कक्षा में बताया गया कि इन दोनों का समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहेंगे। यानी अब तक 8वीं तक जो आपके पास नॉलेज थी संख्याओं की, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, जब हमने अभी पिछले वीडियो में जाना, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूरा नंबर हो गया, पूर्णांक हो गया, इत्यादि हो गया, इन सभी का समूह ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। बाद में इन्हीं दो नंबर को, इन्हीं दो संख्याओं को एक नए ग्रुप में लगा दिया गया और इसको एक नए नाम से जाना गया जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी अब तक कक्षा 10वीं तक आप सभी को
उन्हीं सब संख्याओं को अलग अलग रूप में आप सभी के सामने लाया गया और आप लोगों को उसको अलग अलग नाम दिया गया, जिससे आप सभी को उसे समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आप कक्षा 11वीं में आए तो यह सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि यहाँ पर आप सभी को इन्हीं सब नंबर, इन्हीं सब संख्याओं को फिर से कोई एक अलग समूह बना के एक नया नाम नहीं देने वाला है, बल्कि यहाँ पर आपको एक नई संख्या से ही परिचित करवाने वाले हैं, जो कि वास्तविक रूप में जिसका इस धरती पर कुछ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जी हाँ, जो कि अभी आपने ये पिछले स्लाइड में पढ़ा था, ये वाला काल्पनिक संख्या। लेकिन अभी उसके पहले, काल्पनिक संख्या को अच्छे से जानने के पहले चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। जैसा कि मैंने अभी इसके पिछले वाले स्लाइड में बताया कि इन्हीं दो नंबर, इन्हीं दो संख्याओं को एक नए ग्रुप में जोड़ के एक नया नाम दिया गया, जिसे वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सभी को अपनी 10वीं तक की कक्षाओं का जो नॉलेज था वो आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। अब चलते हैं अपने एक नई संख्या से परिचित होते हैं, जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। और मैं कोई किताब वाला ये सेंटेंस इस पीपीटी में नहीं डालने वाला हूँ। मैं अभी, जो कि इस चैप्टर का, इस अध्याय का यह पहला भाग है, तो मैं पहला भाग में यह क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को कि इस पीपीटी में आपको एक सिंपल शब्दों में सारे चीज़ मिलेंगे, जिससे आप पढ़कर बड़े ही आसान तरीक़ा से उसे समझ सकते हो। हर एक पीपीटी देख के, हर एक वीडियो देख कर एक बार आप अपने एनसीईआरटी बुक को या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक्यूरेट डेफिनेशन मिल जाए। ओके, क्योंकि यह पीपीटी मात्र आपको समझाने के लिए है। तो चलिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग काल्पनिक संख्या को अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या वैसा संख्या जो कि वास्तविक ना हो। बिल्कुल सिंपल शब्द में, कैसा संख्या? वैसा संख्या जो वास्तविक ना हो। अब तक हम लोग जो भी संख्या के बारे में पढ़ते थे, यानी हम लोग अब तक क्या सोचते थे कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी संख्याएं हैं वो पूरे के पूरे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम पहले ही बता दिए कि एक नया नंबर से आप लोग को परिचित करवाया जा रहा है, इसका नाम है काल्पनिक संख्या। और मैंने ये भी बता दिया कि नाम ही की तरह इसका काम भी है कि वह हमेशा सदैव अभी भी कल्पना में ही एग्जिस्ट करता है। इसका रियल ये में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे बस लाया गया है मैथमेटिक्स में, गणित में, ताकि हमारे गणित के कुछ सवाल आसानी से हल हो सके। अब वो कौन से सवाल है, मैं सारे डिटेल आपको आगे वाले वीडियो में, जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। अभी सिर्फ सिंपल शब्दों में जानिए कि वैसा संख्या जो कि वास्तविक नहीं है, उसी को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे और बेहतर रूप में समझते हैं, उसके लिए हम लोगों को काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के बीच में अंतर देखना होगा। क्या देखना होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों को कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने से क्या होगा ना कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा कि काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। वह कौन से पॉइंट है जिससे काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या से अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में क्या अंतर है। वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या में अंतर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यहाँ पर है, देखिएगा। पहला पॉइंट, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। यानी कि वास्तविक संख्या, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि वास्तविक संख्या में परिमेय रेशनल नंबर, अपरिमेय इरेशनल नंबर दोनों संख्या शामिल होती है। आप लोग यह कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो परिमेय यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर
दोनों संख्या शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये वाला पॉइंट गौर कीजिए, ये वाला पॉइंट शामिल हो भी सकते हैं नहीं भी, यानी कि ये जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से वास्तविक संख्या में जरूरी था कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होंगे, लेकिन काल्पनिक संख्या में जरूरी नहीं है। काल्पनिक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो भी सकते हैं नहीं भी। इसका उदाहरण इसे और डिटेल में हम लोग आगे चर्चा में देखेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए, क्योंकि ये पूरा पहला भाग आप लोगों के लिए इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। वास्तविक संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा एक सकारात्मक संख्या होती है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या। अब सर यह कौन सी बात हुई? अब तक तो हम यही सोचते हैं, अब तक क्या अभी भी हम यही सोचते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मतलब कि सकारात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों यह सच नहीं है। हमारे जीवन में या कहिए कि गणित में ऐसी भी संख्या एग्जिस्ट होती है जो कि जिसका आप स्क्वायर करोगे, जिसका वर्ग निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। सर वो कौन नंबर होंगे? तो बच्चों वो वही नंबर होंगे जो कि कल्पना में एग्जिस्ट होंगे, इसीलिए तो इसका काल्पनिक संख्या नाम है। सब उल्टा होगा, वास्तविक संख्या में जो जो होता है उसका सब उल्टा होगा। देखिए काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर ही होता है। यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमेशा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है, यहाँ से आपको एक नया डेफिनेशन मिल गया, नोट कीजिए। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग हमेशा एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या होता है। अब ये कौन संख्या होता है, कैसे होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा सकारात्मक संख्या होता है। हाँ सर, ये अब तक हम भी जानते हैं और अभी भी हमारी यही सोच है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। वर्गमूल के अंदर काल्पनिक संख्या को देखिए, वर्गमूल के अंदर हमेशा एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव संख्या होता है। ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि स्क्वायर करने पर जो संख्या नेगेटिव आ जाए उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे, और वैसा संख्या जो अंडर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर एक नेगेटिव संख्या हो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? तो सर उसे भी हम लोग एक काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, वास्तविक संख्या 5 - 9 74/8 - 89/42 √6 √18 1। यहाँ जो भी संख्या लिखी हुई है वो ये सारे प्रॉपर्टी को, ये सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। अपरिमेय दोनों संख्या होती है। आप यहाँ देख लीजिए, ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही सारे संख्या अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव है, और ये इंटीजर है, अंडर रूट ये -9 इंटीजर है। यानी कि यहाँ पे ये जो भी संख्या लिखा हुआ है वो एक वास्तविक संख्या है। हाँ सर, ये हम भी जानते हैं। तो काल्पनिक संख्या कौन है? तो काल्पनिक संख्या आप नीचे देखिए, √-1 √-81 ये काल्पनिक संख्या है। सर ये कौन बात हुई? अब तक तो हम लोग यही तो पढ़े हैं कि अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या होता है। फलन वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी यही बताया गया था। तो बच्चों यही तो है काल्पनिक संख्या जो कल्पना में एग्जिस्ट करे। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि वैसा संख्या, ये रुकिए, हाँ, कि वैसा संख्या जो ये वर्गमूल के अंदर नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर नेगेटिव हो, हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो बस यही है, जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में लिखा हो उसे ही हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या को आई स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। अब चूंकि अब तक हम लोगों ने काल्पनिक संख्या का एक ओवरव्यू ले लिया कि काल्पनिक संख्या कहते किसको है, उसे किस नंबर को काल्पनिक संख्या कहेंगे, वह कैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब बारी आती है कि
जिस प्रकार हम लोग वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसी प्रकार काल्पनिक संख्या को क्या से दर्शाएंगे? तो बच्चों इसीलिए काल्पनिक संख्या को आई, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? तो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट आई से दर्शाया जाता है। जैसे कि आई इक्वल टू √-1, आई इक्वल टू √-1, अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव संख्या यानी यह एक काल्पनिक संख्या, तो इसको हम लोग क्या से दर्शाएंगे? आई से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि भाग 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो इस चैप्टर पे बना लिया है जो कि एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ये अध्याय का परिचय, वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या में अंतर एवं काल्पनिक संख्या का परिचय देखा था। आज के वीडियो में भी हम लोग काल्पनिक संख्या का परिचय, काल्पनिक संख्या का प्रतिनिधित्व, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है, उसके बाद हम लोग आई की घात यानी कि पावर ऑफ आई के बारे में जानेंगे, और फिर यदि जरूरत पड़े तो हम लोग कुछ उदाहरण यानी कि कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं काल्पनिक संख्या का परिचय से। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिचय। एक समय की बात है। कब की बात है? 850 AD की बात है। कब की बात है? 850 AD की। उस समय महावीरा नाम के एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जो मैथमेटिशियन के ये कि वो अलग से एक फिलोसफर भी थे, बहुत कुछ थे। वो चूँकि मैथ्स में उन्होंने काम किया, इसलिए उन्हें हम मैथमेटिशियन भी कहते हैं। तो ये बात 850 AD की है, जब एक मैथमेटिशियन जिनका महावीरा नाम था, उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार लिखित रूप से अपने एक किताब में, जो कि किताब आपको सामने दिख रहा है, अपने एक किताब में लिखित रूप में पूरी दुनिया में पहली बार इस इक्वेशन का जिक्र किया। किस इक्वेशन का? तो इस इक्वेशन का। अब सर ये इक्वेशन को तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो हाँ बच्चों, आप लोगों ने यह इक्वेशन अपनी कक्षा 10वीं तक भी पढ़ा होगा। अब यह बात चौंकने वाला अभी तक नहीं था। हालांकि 850 AD के पहले भी लोगों को इस इक्वेशन के बारे में यह इक्वेशन जानते थे कि यह इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्होंने इस इक्वेशन को लेके इस किताब में कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताया, जिससे लोग आश्चर्य हो गए। लोग सोचे कि भाई हमने तो ये सोचा ही नहीं था, जो इन्होंने सोच लिया। तो क्या इन्होंने सोचा? उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार इस इक्वेशन को लिखित रूप में अपने किताब में लिखा और यह कहा कि इस धरती पर ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बात को समझिए, पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार लिखा गया लिखित रूप में कि इस इक्वेशन का पूरी दुनिया में, पूरे गणित में, पूरे मैथ्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यही जब किताब इन्होंने बस इतना लिखकर इन्होंने ये बुक पब्लिश कर दिया। जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया आ गया ये 1748 का समय आ गया। अब 1748 में क्या हुआ? तो 1703 में एक महान मैथमेटिशियन का जन्म हुआ, जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। आपको इनका फोटो भी दिख रहा होगा, नाम भी दिख रहा होगा, जन्म और मृत्यु भी दिख रहा होगा। तो 1703 में इनका जन्म हुआ और 1748 के कुछ साल पहले इन्होंने यही किताब जो अभी आपने पीछे पढ़ा, ये वाला किताब, यही किताब इन्होंने 1748 के पहले उठाया और इसे पढ़ना स्टार्ट किया। ये आप देख सकते हैं कि वो यह किताब पढ़ रहे हैं। जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्होंने उस किताब को वह पेज तक पहुंच गए जहां यह इक्वेशन का जिक्र था। जब इन्होंने यह इक्वेशन इस किताब में लिखा हुआ देखा तो वह सोचे कि भाई बात तो इन्होंने सही लिखी है,
महावीरा ने ये बात तो सही लिखी है कि इस गोला में, इस धरती पर, इस गणित में आज तक ऐसा कोई नंबर नहीं हुआ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। किस इक्वेशन को? तो इस इक्वेशन को। लेकिन इन्होंने सोचा कि क्या सच में ऐसा है? क्या सच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके? तो इन्होंने सोचा कि मैं इनको चैलेंज करूंगा, मैं ऐसा नंबर ढूंढ के लाऊंगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद इन्होंने कई मैथमेटिशियन लोगों का ग्रुप बनाया, इसमें कि ये भी थे। फिर सारे लोगों ने डिस्कस किया कि कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, कौन नंबर सेटिस्फाई करेगा। कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। फिर अंततः 1748 में इन्होंने ही कहा, उस ग्रुप में कहा कि भाई ऐसा तो कोई नंबर इस धरती पर, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ऐसा तो कोई नंबर इस धरती पर नहीं है, लेकिन यदि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें अलग धरती से, अलग प्लैनेट से कोई ना ऐसा नंबर लाना होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और उस समय उनके लिए बस एकमात्र यही रास्ता बच चुका था। तब लोगों ने कहा कि यह कैसी बात हुई? तो इन्होंने समझाया कि देखो, यह एक इक्वेशन है x² + 1, यह तभी सेटिस्फाई होगा जब किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? -1। यही ना होगा? जब तक किसी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होगा तब तक यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। तो इसने कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे प्लैनेट से लाना होगा। तब इन्होंने कहा कि एक x का वैल्यू x = √-1 हम इस दूसरे धरती से ला रहे हैं, दूसरे प्लैनेट से ला रहे हैं, और चूंकि वह दूसरे प्लैनेट से ला रहे हैं, अपने से ला रहे हैं, इसका गणित में कौन अब तक अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से जानेंगे, यानी काल्पनिक संख्या के नाम से जानेंगे। इसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि चलिए ठीक है, हम लोग एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं मैथमेटिक्स में जिसका नाम रहेगा इमेजिनरी नंबर, और जिसका वैल्यू होगा √-1। फिर लोगों ने इनसे पूछा कि साहब अब ये बताइए कि आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रियल नंबर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से करते हैं, होल नंबर को W से करते हैं, और इत्यादि। तो उन्होंने कहा कि चूंकि यह इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है, इंग्लिश में चूंकि वह ये इंडिया के थे नहीं, तो इन्होंने कहा चूंकि इंग्लिश में या अल्फ़ाबेट I से शुरुआत होता है, इसलिए हम लोग इसे I से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिन्होंने इसका नाम दिया आयोटा। पिछले वीडियो में आपने ये देखा होगा कि मैंने √-1 = I लिखा था, √-1 = I लिखा था। तो मैं बता दूं कि किसी भी काल्पनिक संख्या को I से नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √-1 को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंडर के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर लिखा होगा उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब बात आती है कि जब √-1 को सिर्फ हम लोग ये I से रिप्रेजेंट करेंगे तो बाकी सब जैसे √-3 हो गया और इत्यादि हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए देखते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे काल्पनिक संख्या लिखे गए हैं, जैसे √-3, √-6, √-42। ये तो काल्पनिक संख्या है, लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करें? जिस प्रकार हम लोग √-1 को I लिख देते, तो इसको आप क्या लिखें? तो इसको बड़ी सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। इसे आगे वाले स्लाइड में आप देखिए, जैसे √-3 को क्या लिख सकते हैं? तो √-1 × √3 = √3, ये वाला। और √-1 का पिछले वीडियो में हम लोग जाना, पिछले स्लाइड में जाना कि इसका वैल्यू क्या होता है? I। ठीक उसी प्रकार √-6 = √-1 × √6 = √6 × I, इसका वैल्यू √-1 का वैल्यू I। उसी प्रकार √-42 = √-1 × √42 = √42 × I, और इत्यादि। यानी कि अब हम लोग समझ गए कि किसी भी काल्पनिक संख्या को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए, चूंकि हम लोग I का मान लीजिए I का पूरा कॉन्सेप्ट जहाँ तक हमको ये कक्षा 11वीं 12वीं तक पढ़ना है, +2 तक पढ़ना है, उतना हम लोगों ने जान लिया।
अब चलते हैं आई की पावर, आई की घात की तरफ चलते हैं कि आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई क्यू क्या होगा, आई का पावर 4 क्या होगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम देखिए, जैसा कि अभी हमने जाना कि आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है, तो इसको जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन हो, ये सिर्फ माइनस वन हो जाएगा। फिर इसी को यदि हम लोग क्यू कर देंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा। इसी को यदि हम लोग आई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब बात है कि कुछ शिक्षक आप लोगों को कहेंगे कि आप इसे रट लो, इसे याद कर लो, यह बहुत इंपॉर्टेंट कहिए कि ट्रिक है, या कहिए ये जो भी कहिए कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि इसे रट लो या बहुत काम देगा। बट मैं कहना चाहूँगा कि इसे रटिए नहीं, इसे समझिए कैसे, इसे इस तरह समझिए कि आई इक्वल टू, यहाँ देखिए आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई इंटू आई, तो आई इंटू अंडर रूट माइनस वन और इंटू अंडर रूट माइनस वन कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा। ठीक उसी प्रकार आई को यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये 2 आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट माइनस वन कहाँ से आया, तो आई इंटू आई से आया, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन से आया। ठीक उसी प्रकार यदि आई का पावर 4 होगा तो आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आई क्यू का वैल्यू जानते हो तो अंडर ये माइनस आई इंटू ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखिए, इस स्लाइड में आई का पावर 5, उसी प्रकार आई को 5 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आई का पावर 5 मिल जाएगा। अब सर ऐसे तो हमारी NCERT किताब में आई का पावर 4, 2, 8, कई और किताबों में आई का पावर 2, 3, 4, 9 बहुत बड़ी पावर देते हैं, तो क्या हम उतने पर मल्टीप्लाई करेंगे? तो बच्चों आपको उतने पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर एक इसको आप क्या जो कहिए इसको यहाँ पे आपको एक ट्रिक के रूप में आप देख लीजिए या समझ लीजिए कि वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो वैसे क्वेश्चन को जैसे कैसे सॉल्व करना वो देखिए। जैसे आई का पावर कुछ भी रहे, आई का पावर n, जहाँ पे n कुछ भी नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर है, जो भी रहे, आई का पावर जितना भी रहे, आप इसको क्या करो ना, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। क्या से डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ आप देखिए हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, और जो क्वोशेंट आया इसको आप आई का पावर में 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, और प्लस में आर जो रिमाइंडर है उसको लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, आई का पावर 4q इंटू आई का पावर आर। कैसे आगे, कैसे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए आगे वाले स्लाइड में समझते हैं। मान लीजिए आई का पावर, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 6 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आई का पावर 6 था, तो 6 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं 6 को, तो यहाँ 1 टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 1 टाइम लगेगा, तो यहाँ 4, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। ये हुआ। अब आपको क्या करना है ना, ऐसे आई लिखना है, हो गया सर। आई के बाद आपको यहाँ पे 4 लिख देना है, 4 इंटू जो क्वोशेंट में होगा यहाँ पे लिख देना है इंटू 1, जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 11 जो हो वहाँ लिख देना है। उसके बाद प्लस करना है, ये सब सारे पावर में ही होंगे, आई के सारे जो भी अभी मैं लिख रहा हूँ सब आई के पावर में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्लस करना है, और जो रिमाइंडर भी कुछ भी हो, हालांकि रिमाइंडर आपका कभी कभी ही ऐसा होगा कि बहुत बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा आपको आई का पावर 4 तक ही आएगा। मैं ये और NCERT इवन +2 में तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। तो जो भी रिमाइंडर है उसको प्लस में लिख दो, तो प्लस में 2 लिख दिया हमने। उसके बाद आई क्या हमारा बना, आई का पावर 4 इंटू 1 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 1 4 प्लस 2। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी का भी पावर यदि m और n है तो उसको हम लोग a का पावर m और इंटू a का पावर n लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो ये हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2। आई का पावर 4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है, और आई का पावर 2 का वैल्यू ये -1 होता है। तो इसका आई का पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1।
समझ गए? आशा करता हूँ कि आप लोग यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे आप एक बार फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है और कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। एक और मैं बता देता हूँ कि आई का पावर अंडर रूट आई का पावर सिर्फ -1 रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे आई का पावर -1 है, आई का पावर -1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/i लिख सकते हो गया। -1 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब 1/i है तो यदि आप इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क पड़ेगा? सोचिए, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर अंत में आपका ये -1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ये इस वीडियो देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।